दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी स्टेफनिया नाम की एक लड़की की, जिसके अंदर पुलिस ने ये माना था और कानून ने ये माना था कि हाँ इस घर में भूत है, इस घर में कुछ अलग ही है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आज तक हम यही मानते आए हैं कि भूत प्रेत आत्माओं का कानून और पुलिस के सामने कोई मतलब नहीं होता, वो इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन तब क्या होगा जब एक आदमी 6 बंदों का कत्ल कर दे और वो जाकर पुलिस को, वो जाकर कानून को ये कहे कि ये कत्ल मैंने नहीं किए बल्कि मुझसे मेरे अंदर बसी हुई किसी आत्मा ने करवाए हैं। इन कत्लों को करते हुए मैं अपने होशो-हवास में नहीं था और ना ही इसके पीछे कोई मोटिव निकल कर सामने आया कि अगर वो होशो-हवास में भी होता तो उसके पीछे कत्लों का मोटिव क्या था। कोई मोटिव नहीं था। तो क्या वो बंदा सच बोल रहा था कि उसने ये कत्ल अपने होशो-हवास में नहीं किए? क्या कुछ था जो उससे ये कत्ल करवा रहा था? आज की कहानी में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस कहानी को जानने के लिए हमें सबसे पहले लॉस एंजलिस में बने लॉन्ग आइलैंड के ओशन एवेन्यू में जाना होगा। जी हाँ, ये वो घर था जिसके अंदर 13 नवंबर 1974 के दिन बहुत कुछ अजीब हुआ। ये जो घर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे वहां एमिटीविले हाउस के नाम से जाना जाता है। इस घर में कुल टोटल 7 लोग रहा करते थे, जिसमें इस घर के मुखिया रोनाल्डो जूनियर, उनके 3 बेटे, उनकी एक पत्नी और 2 बेटियां। टोटल 7 लोग यहाँ रहा करते थे। घर परिवार बहुत अच्छा था, घर बहुत बड़ा था। अपने इलाके में जाने माने लोग ये हुआ करते थे। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें इनके बच्चों के नाम रोनाल्डो जूनियर जिसकी उम्र 23 साल की थी, डॉन जिसकी उम्र 18 साल की थी, एलिसा जिसकी उम्र 15 साल की थी, मार्क जिसकी उम्र 12 साल की थी और जॉन जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। सन 1965 में उन्होंने एक घर बनवाया था यहाँ पर और वो तब से लेकर 9 साल हो चुके थे इस घर में रह रहे थे। बहुत आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत यहाँ उन्हें नहीं थी। लेकिन यहाँ इस घर का बड़ा बेटा जो था रोनाल्ड, वो अब हाथ से निकल चुका था। 23 साल की उम्र में ही उसने दारू वगैरह पीना शुरू कर दिया था। नशे पतों में वो पड़ गया था और जैसे ही नशे पते करके घर वो वापस आता तो उसका झगड़ा अपने बाप से होता, यानी कि रोनाल्ड से होता। लेकिन यहाँ झगड़ों के बीच में ही उसने कई बार अपने पिता को जान से मारने की भी धमकी तक दे दी थी। झगड़े इतने बढ़ जाते थे, जिसके बाद उसकी माँ उसे बहुत समझाती लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका असर बाकी के बच्चों पर भी आ सकता था। इस बात से ये दोनों माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे। और फिर आई 13 नवंबर 1974 की सुबह। जी हाँ, सुबह 6:30 बजे रोनाल्ड जो था वो अपने घर से बाहर निकलता है और अपने घर के पास ही बने एक पब में जाता है और वहां जाकर अपने कुछ दोस्तों से कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मेरे घर पर किसी ने गोलियां चलाई हैं, मेरे परिवार को किसी ने मार डाला है। अब क्योंकि उसे लोग वहां अच्छे से जानते थे कि ये लड़का रेगुलरली यहाँ आता है और इनफैक्ट 12 नवंबर की रात को भी वो यहाँ आया था और जल्दी चला गया था। 7-8 बजे के आसपास वो वहाँ से चला गया था, तो उसका वहाँ पूरा सर्कल बना हुआ था। तो सभी ये बात सुनकर हैरान हो गए कि ये लड़का बोल क्या रहा है, गोलियां कैसे चल सकती हैं। तो सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और अब पूरा का पूरा झुंड जो था वो एमिटीविले के अंदर घुसा। और जैसे ही ये लोग अंदर घुसे, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत से लोग चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि सामने रोनाल्ड के माता पिता की लाशें पड़ी हुई थी और जब बाकी के कमरों को देखा गया तो उसमें उसके चारों भाई बहनों की भी लाशें बेड पर पड़ी हुई थी। ये सब देखते ही वहां के लोग हरकत में आए और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। अब यहाँ मौके पर पुलिस की टीमें पहुंच चुकी थी। पुलिस ने भी ऐसा मंजर वहां पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। एक एक करके लाश को वहां से उठाया गया, फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करी गई थी और देखते ही यहाँ ऐसा लग रहा था कि इन सभी लोगों को नींद में ही मारा गया है। नींद में कैसे? क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी मरने की, वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल भी वो मरने से पहले हिले डुले नहीं। किसी ने कोई लड़ाई नहीं की, किसी ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, चीखने चिल्लाने की कोशिश नहीं की। जो बेड पर चादरें जो बिछी होती हैं उसमें एक भी सलवट नहीं थी, जिससे साफ हो रहा था कि इन्हें नींद में ही मारा गया है। और इनमें से 3 बच्चों की तो पोजीशंस भी करवट ली हुई थी, मतलब कि वो उल्टे सो रहे थे। कोई साइड की करवट में सो रहा था और उन्हें वैसे ही सामने से आकर गोली मार दी गई। ये सब कैसे हो सकता था? खैर, पुलिस ने अब एक एक करके लाशों को वहां से उठाया और हॉस्पिटल भेजा। और सबसे पहले रोनाल्ड, जो इस घर का एकमात्र बचा हुआ वारिस था, उसे पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी कि भाई यहाँ पर एक वारदात हुई है, जिसने भी मारा है इन सभी को वो जरूर इस पूरे परिवार को खत्म करना चाहता होगा। कोई इनसे गहरी दुश्मनी यहाँ बना कर रखे हुए है, तो ऑब्वियसली वो कभी ना कभी रोनाल्ड जो एकमात्र इस घर का बचा हुआ इंसान है उस पर भी हमला करेगा। तो सबसे पहले पुलिस ने उसे अपने पास पुलिस स्टेशन में रखा और उसे 24 घंटे सुरक्षा दी।
तो यहाँ पुलिस ने भी उससे बयान लेने शुरू किए, जिसमें उसने बताया कि वो रात को लेट नाइट मतलब कि 8-9 बजे के आसपास उस पब से वहाँ दारू वगैरह पीकर अपने घर आया था। तब तक सब कुछ हो गया था, सभी को मैंने गुड नाइट बोला और जाकर अपने कमरे में सो गया। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो वहाँ का मंजर कुछ ये था। फिर मैं पब में गया, वहाँ से लोगों को बुलाया और उनमें से ही किसी ने आपको भी फ़ोन किया होगा। सब कुछ यहाँ पुलिस को अब जच भी गया था। खैर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सामने आया कि इसके जो माँ बाप थे यानी कि जो इस घर के मुखिया थे, उन दोनों को 2-2 गोलियां मारी गई हैं और बाकी बचे चारों भाई बहनों को एक गोली में ही निपटाया गया है। और सभी की सभी गोलियां .35 कैलिबर की राइफल से चली हुई हैं। हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि .35 कैलिबर की राइफल ही इस घर का मुखिया जो रोनाल्ड था वो भी अपने पास रखता था। लेकिन यहाँ पुलिस को अब इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि कुल टोटल इस घर के अंदर 8 राउंड गोलियां चली हैं और 8 राउंड गोलियां चलने के बाद भी क्या किसी ने कुछ सुनाई नहीं। और सबसे पहले तो रोनाल्ड पर ही शक गया कि भाई तू नशे में था, मान लिया कि तू दारू पी के भंड था, लेकिन गोलियों की आवाज़ तो सुनी होगी। लेकिन वो मना कर गया कि नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं सुनी। तब पड़ोसियों से पूछा गया कि क्या आप में से किसी ने यहाँ रात को गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, तो पड़ोसियों ने भी मना कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं सुनी। इनफैक्ट रात को उनके कुत्ते की भौंकने की आवाज़ जरूर आ रही थी, इसके अलावा कोई आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी। अब पड़ोसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तो सुन चुके थे, लेकिन गोलियां यहां चली थी वो क्यों नहीं सुनी। उधर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ रोनाल्ड बार बार अपने बयान पुलिस के सामने बदलने लगा, तो पुलिस का सारा ध्यान बाहर से हटकर रोनाल्ड पर ही शिफ्ट हो गया कि यार ये बार बार अपना बयान क्यों बदल रहा है। और पुलिस का यहाँ शक करना जायज भी था, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा इकलौता जिंदा वारिस यहाँ बचा हुआ था। तो किलर जो था जिसने इस परिवार को खत्म किया, तो उसने इसको क्यों छोड़ दिया। घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, पूरे दरवाजे जो थे वो अंदर से बंद थे, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिसे तोड़कर अंदर कोई आया हो। इसके अलावा गोलियां चलने की आवाज कैसे किसी ने नहीं सुनी। तो पुलिस ने थोड़ी सी सख्ताई उसके ऊपर दिखाई, तो थोड़ी सी सख्ताई में ही वो बोलने लगा कि हाँ जी ये तो कत्ल मैंने ही करे नहीं बल्कि करवाए हैं। एक मैंने स्नाइपर जो था वो हायर किया और उसे अपने घर के अंदर बुलाया और अपने पूरे परिवार को मरवा दिया। पुलिस अब ये बयान लिख ही रही थी कि उससे पहले ही उसने बयान अपना फिर से बदल दिया। वो कहता कि नहीं मैंने तो ये मर्डर नहीं किए। अब वो पुलिस फिर से उस पेज को फाड़कर दूसरा पेज पर उसका बयान लिख रही थी। इतनी देर में उसने फिर से बयान बदला और कहा कि जी हाँ, ये कत्ल मैंने ही किए हैं, आप प्लीज़ पेजेस को मत फाड़िए और ये कत्ल सारे मैंने ही किए, लेकिन मैंने ये अपने होशो हवास में नहीं किए, बल्कि मुझसे ये कत्ल किसी ने करवाए हैं। जब पुलिस ने पूछा कि किसने करवाए हैं, जल्दी बताओ, हम उठा कर लाएंगे उसे, तो उसने कहा कि वो चीज़ मेरे अंदर है, वो चीज़ एक आत्मा है, कोई भूत वगैरह है जो मेरे अंदर घुसा हुआ है और उसने वो कत्ल मुझे करने के लिए मजबूर किया, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता। जी हाँ, वो पुलिस को बार बार बोल रहा था कि मैं रात को आराम से सो रहा था, तभी मेरे दिमाग में कोई आया, एक आत्मा सी आई और उसने मुझे इशारा किया कि वहां पर राइफल पड़ी हुई है, उस राइफल को उठाओ और घर में सो रहे सभी मेंबर्स को निपटा दो। ये सब क्या था? उसने बताया कि मैं अब अपने कंट्रोल में नहीं था। मैं वहां से उठा, मैंने अपनी वो राइफल उठाई और जाकर सबसे पहले अपने पिता को 2 गोलियां मारी, अपनी माँ को 2 गोलियां मारी और बाकी बचे भाई बहनों को एक गोली में सामने से माथे पर मारकर उन्हें भी निपटा दिया। मैंने इनका सभी का कत्ल कर दिया था, लेकिन मुझे इनका कोई होशो हवास नहीं था कि मैंने कत्ल भी किया है। जब सुबह 6:30 बजे मेरी आंख खुली और जाकर मैंने घर में ऐसे खून पड़ा हुआ देखा, इतनी लाशें पड़ी हुई देखी, तब मैं घबरा गया और वहां से बाहर निकलकर पब में गया और वहां जाकर सब कुछ लोगों को बताया। अब पुलिस को रोनाल्ड के बयान मिल चुके थे, लेकिन पुलिस अब परेशान थी कि वो इन बयानों का करेगी क्या वो कोर्ट में जाकर यह बताएगी कि इस बाबूजी ने कत्ल किसी भूत के कहने पर किए हैं, भूत इसको सुपारी देकर गया था अपने परिवार को निपटाने की। ऑब्वियसली ऐसा वो कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन अब पुलिस परेशान थी कि भूत प्रेत ये सब कैसे करवा सकते हैं और वो कोर्ट में क्या कहेगी जाकर। खैर, अब इसके बयान लिए गए और अब इसे कोर्ट में पेश किया गया। 14 अक्टूबर 1975 के दिन रोनाल्ड का ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ और पहली पेशी के दौरान ही उसने जज के सामने कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी, ये कत्ल तो मैंने किए हैं, लेकिन उस अज्ञात ताकत ने मुझसे ये कत्ल करवाए हैं जो आज भी कभी कभी मेरे शरीर में आ जाती है और आज भी वो कहती है कि जाओ किसी का काम कर दो। अब मैं किसका काम करूं, मेरे पास हथियार नहीं है। ये बातें सुनते ही वहां जज भी अपने माथा पकड़ कर बैठ गया कि इसका करे तो क्या करें। रोनाल्ड का जो वकील था उसने भी अब बोलना शुरू कर दिया कि मेरा मुवक्किल मानता है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन उसने अपने होशो हवास में नहीं किया, तो इसको देखते हुए उसकी सजा में थोड़ी रियायत बरती जाए। क्या रियायत बरतेंगे? 6 लोगों का कत्ल ये लड़का करके बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ उसे सजा में अगर कोई डिस्काउंट मिल भी जाता तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ उसका जज 1 ही महीने बाद सजा सुनाने वाला था। और फाइनली 24 नवंबर 1975 के दिन रोनाल्ड को उसके किए की सजा सुनाई गई। जी हाँ, उसको सजा सुनाई गई
25-25 सालों की। हर एक कत्ल के लिए 25 सालों की यानी कि उम्र कैद उसे अब काटनी थी। अब टोटल देखें तो तकरीबन 150 साल यहाँ हो जाते हैं। इतना तो वो जिंदा भी नहीं रहने वाला था। तो मतलब अब यहाँ सिर्फ यही था कि वो सारी उम्र अब अपने जेल में रहेगा। खैर अब टाइम बीतता गया और 10-11 सालों का टाइम बीत गया। वो अपनी सजा काट रहा था। 10-11 सालों बाद उसका एक इंटरव्यू जेल के अंदर से ही बाहर निकलकर सामने आया। उसमें उसने कबूला कि ये कत्ल मैंने नहीं किए। सही बताऊं तो ये कत्ल मैंने किए ही नहीं है। कत्ल की शुरुआत हुई मेरी बहन से। मेरी बहन उठी और उसने सबसे पहले जाकर पिता को गोली मारी और पिता को गोली मारते हुए माँ ने उसको देख लिया था और वो अपनी माँ को भी गोलियां मारने वाली थी। इससे पहले कि वो अपनी माँ को गोलियां मारती, उसकी माँ ने ही उसके हाथ से राइफल छीनकर उसे ही गोली मार दी। ये सब देखते हुए छोटे भाई बहन भी वहाँ आ चुके थे तो उनको भी वहाँ मजबूरन मारना पड़ा और वो सब मैंने देख लिया था। तो मैंने अपनी वो राइफल छीन कर माँ को भी गोली मार दी। ये सारी कहानी उसने इस इंटरव्यू के अंदर बताई। अब क्योंकि मैं जीते जी तो उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, इसलिए मरने के बाद उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए इन कत्लों का सारा इल्जाम जो था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन बाद में वो अपने इस बयान से भी पलट गया। एक बयान में उसने तो ये तक कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, घर वालों को पता भी नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है। और जिस टाइम पर ये कत्ल हुए थे उस टाइम पर मैं घर पर भी नहीं था, मैं तो बल्कि अपने साले के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। अब क्योंकि वो बातें पलट रहा था तो इसी वजह से लोग अब उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर चुके थे। लेकिन यहाँ उसने अंत में एक सवाल बिल्कुल सही पूछा जो बिल्कुल जेन्युइन था और वो था मोटिव। इन सभी हत्याओं के पीछे क्या कारण था कि वो ये हत्याएं करेगा? क्या कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव यहाँ था? इस मोटिव का पता आज तक पुलिस और अदालत दोनों ही नहीं लगा पाए। बहुत सारे डिटेक्टिव्स ने इस केस की जांच करी लेकिन उनमें से किसी को भी इन हत्याओं के पीछे कोई मोटिव नहीं मिला। सभी लोग एक ही उस पर निकलकर सामने आए कि एक इंश्योरेंस इसके पिता ने करवा रखा था और मौत के बाद वो मिलने वाला था परिवार को। लेकिन यहाँ ये कारण मैं रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है तो ऑब्वियसली अंत में उसके ऊपर ही शक जाएगा कि इसी ने तो किया होगा क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा इसे मिलने वाला है। तो कोई इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता कि एक इंश्योरेंस के लिए अपने परिवार को खत्म करके खुद जेल चला जाए और वो इंश्योरेंस का पैसा भी उसे ना मिले। तो यहाँ आखिर हुआ क्या था? और टाइम बीतता गया और अब उसकी उम्र तकरीबन 69 सालों की हो चुकी थी, 69 ईयर्स। और पिछले साल ही 12 मार्च 2021 के दिन रोनाल्ड की जेल के अंदर ही मौत हो गई। अपनी सजा काटते काटते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तकरीबन 50 सालों का समय होने वाला है इस कांड को हुए, लेकिन आज तक हम इसके पीछे का कोई भी स्ट्रॉन्ग कारण पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन यहीं से कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी को समझने के लिए हमें फिर से फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और बात करते हैं उसी दिन की जिस टाइम पर यह कत्ल हुआ था। कत्ल हुआ, पुलिस आई, यहाँ पर लाशें वगैरह निकाली, सब कुछ हो गया, रोनाल्ड को सजा मिल गई और 1 साल का समय बीत गया। और इस 1 साल के अंदर पुलिस के कब्जे में था ये एमिटीविले हाउस। तो पुलिस यहाँ किसी को अंदर जाने नहीं देती थी, खुद जाती अंदर और प्रूफ्स वगैरह उठाकर अपना वापस आती और बाहर से बंद करके सील करके वापस चली जाती। सब कुछ यहाँ सही चल रहा था। 1 साल का समय बीत गया। लोगों के बीच अब ये अफवाह उड़ चुकी थी कि ये हाउस जो है, ये जो घर जो है, ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और अब हमें पता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की बदनामी हो जाती है तो उसके रेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। अब जहाँ ये मकान उस टाइम पर 2-2.5-3 लाख डॉलर्स का था, उस टाइम पर इसके रेट मार्केट में सिर्फ और सिर्फ $80,000 के आ चुके थे। और तब मार्केट में सामने आया जॉर्ज और कैथलीन नाम का ये जोड़ा और ये देख रहे थे काफ़ी टाइम से, इस घर के ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए थे कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। और फाइनली अब 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था तो ये घर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था इसके अंदर जो इन्हें डराए कि ये घर ना वो ले। लेकिन अब टाइम बीत चुका था तो उन्होंने सोचा कि अब ये घर ले लेते हैं और फाइनली $80,000 में उन्होंने ये घर खरीद लिया। जॉर्ज और कैथलीन के 3 बच्चे थे और वो फाइनली अब इस घर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। जब जॉर्ज ने घर लिया उससे पहले इस घर को सिर्फ इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसके अंदर 6 कत्ल हुए थे। लेकिन रही सही कसर जॉर्ज और कैथलीन ने पूरी कर दी। जी हाँ, इनके घर के अंदर आते ही ये घर एक नॉर्मल घर से हॉन्टेड हाउस बन गया। तो जैसे ही ये घर के अंदर शिफ्ट हुए उसके कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इन्हें घर के अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा होता, बाहर बिल्कुल शांत था, कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी इनको घर के अंदर ठंडी हवाएं महसूस होती। जब थोड़ा सा और ठंड का मौसम आया तो ये घर के बाहर अपने आग वगैरह जलाकर बोन फायर वगैरह करके बैठ जाते थे पूरा परिवार। लेकिन वो जो बोन फायर करते थे उसके अंदर जलने वाली आग के अंदर भी रोनाल्ड के बच्चों के जो चेहरे थे वो दिखाई उन्हें देने लगे थे।
ये सब देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनका कुत्ता कई बार ऐसे भौंकने लगता जैसे वो नशे में हो। दीवारों को देखकर वो भौंक रहा था। जरूर इसे कुछ ऐसी सेंस मिल रही होगी जो इंसानों को नहीं दिखाई या सुनाई दे रही, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में किसी को भौंक रहा हो। तो यहाँ बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही थी और सबसे अजीब खुद इस घर के मालिक अब जॉर्ज के साथ होने लगा था। वैसे तो हमें ये पता चला था कि जॉर्ज हमेशा गहरी नींद में सोया करता था। आसपास उसके कुछ भी हो उसे मतलब नहीं था, नींद प्यारी है। लेकिन हर रोज रात को एग्जैक्ट 3:15 पर जॉर्ज की अपने आप आंख खुल जाती और वो उठता, इधर उधर देखता और वापस सो जाता। कुछ उसके साथ गलत नहीं हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट हर रोज रात को 3:15 पर उसकी आंख खुलने का मतलब क्या था? तो जब इसका जवाब पुलिस से और डिटेक्टिव से मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये 3:15 का टाइम वो टाइम था जब इस घर के 6 के 6 लोगों को गोलियां मारी गई थी। जी हाँ, एग्जैक्ट उसी टाइम पर जॉर्ज की यहाँ आंख खुल रही थी। अब ये परिवार इस घर के अंदर डर डर कर रहने लगा था। तो उन्हें लगा कि अब भूतिया बंगले के अंदर वो और ज़्यादा नहीं रह सकते, तो सिर्फ 4 महीने तक इस घर के अंदर रहने के बाद उन्होंने ये घर बेच दिया और थोड़ा बहुत नुकसान में ही बेचा था। लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारे मालिक इस घर के बने और सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहा और सभी ने इस घर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। किसी का मन नहीं रहा कि कोई इसके अंदर 1 साल से ज़्यादा बिता नहीं पाया था उस टाइम तक। तो फिर आया 2017 का समय जब अंतिम बार ये घर $6 लाख में बिका था। जी हाँ, 80,000 में 1975 में बिका था और $6 लाख में अब ये 2017 में बिका है। लेकिन इस घर के अंदर रहने वाले लोग अब भी ये बताते हैं कि उन्हें यहाँ बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं और कई बार तो इस घर के अंदर रहने वाले बच्चे बिल्कुल उसी पोजीशन में सोते हुए मिलते हैं जिस पोजीशन में रोनाल्ड और उसके बच्चों को गोली मारी गई थी। बिल्कुल उसी पोजीशन में सोचकर देखिए आप, इस घर के अंदर आज भी चल क्या रहा है। इन सब बातों की वजह से ये घर पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया कि इसके ऊपर किताब लिखी गई और किताब के बाद लगे हाथों एक मूवी भी बन गई। इस घर के असली मालिक पूरे खत्म हो चुके हैं और बचा हुआ एकमात्र वारिस भी जेल के अंदर दम तोड़ चुका था। तो इसी वजह से लोगों ने इसे एक हॉन्टेड हाउस करार दे दिया और यकीन मानिए ये घर आज भी बहुत ज़्यादा भूतहा माना जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इसके अंदर जाने की हिम्मत दिखा पाते हैं। तो आप इस घर के बारे में क्या सोचते हैं कि असल में उस घर में 13 नवंबर 1974 की रात को आखिर हुआ क्या था? क्या आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ मेरे पास हैं जो मैं रात को आज इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। तो प्लीज़ आप वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर ले। रात को 9 बजे लग जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अंजलि को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।